यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी एक महत्वपूर्ण जरूरत यह है कि आप राज्य व्यवस्था के खंड को ठीक तरीके से तैयार करें, क्योंकि इसका लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर बात करते हैं, ताकि आपका अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी का सेक्शन पूरी तरह से तैयार करवाया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पिछले सप्ताह में कौन सी तीन महत्वपूर्ण खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसको मंजूरी वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रदान की गई थी और हाल ही में इसका शुभारंभ हुआ है। तो इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ जो दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मिशन की शुरुआत हुई है उसके बारे में भी बुनियादी तथ्यों को यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। आरटीआई के 20 साल हुए हैं, तो 20 साल के दौरान इसमें किस प्रकार की सफलताएं प्राप्त हुई हैं, किन राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, साथ ही इसमें किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, इसके सामने चुनौतियां क्या है, इन सभी पक्षों पर बात होगी। आदि कर्मयोगी अभियान जो विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करेंगे। और हाल ही में इसको लेकर के एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और वो राष्ट्रीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण रूप से आदिवासी विकास वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है, तो इस पर भी बात करना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि से जुड़ी हुई बहुत सी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की है जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 42,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाएं और योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से दो योजनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के अनुसार, जो हमारा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है उसके अनुसार भारत में प्रोटीन की आवश्यकताओं को या प्रोटीन की मात्रा को एक तरह से जनता तक पहुंचाने के लिए या जनता की प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो दालें हैं उनका 20 से 25% तक का योगदान है। तो आप देख सकते हैं कि दालों का भारत में प्रोटीन यानी व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, व्यक्ति का एक पूरी तरह से ग्रोथ के अंतर्गत कितना महत्व है। आप जानते हैं कि बच्चों में विशेष तौर से प्रोटीन की खास आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो भारत की निर्भरता दालों के आयात पर न रहे बल्कि उसकी सारी जरूरतें घरेलू स्तर पर ही पूरी हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की शुरुआत हुई है दालों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना। हमने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की थी, आप जानते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी जो देश के सबसे पिछड़े जिले हैं उनके विकास का एक पृष्ठभूमि निर्मित करने के लिए, वो विकास के मानकों पर अगर पीछे रह गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो उनके विकास की एक बेहतर धारा बहे, उसको ध्यान में रखते हुए एक योजना की शुरुआत हुई थी। उसी से प्रेरित कुछ इस प्रकार की योजना है पीएम धन धान्य कृषि योजना। जिन जिलों में कृषि उत्पादकता कम है, जिन जिलों में फसल विविधीकरण कम है, जिन जिलों में किसानों को अपने फसल उत्पादन के लिए या बीज को खरीदने के लिए या कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऋण की उपलब्धता कम है, ऋण की पहुंच कम है, उन जिलों की पहचान की जाएगी और ऐसे 100 जिले जो इन मानकों पर पिछड़े हुए हैं वहां पर कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से। और प्रयास किस प्रकार से होगा, जैसे सभी खेतों तक सिंचाई जल पहुंचा करके, उत्पादकता में बढ़ोतरी कर करके, साथ ही अगर ऋण की आवश्यकता है तो ऋण तक पहुंच एस्टेब्लिश करके, किसानों की एक प्रकार से संस्थागत ऋण तक पहुंच एस्टेब्लिश करके ये काम किया जाएगा ताकि किसानों की आजीविका यानी उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इस योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि फसल विविधीकरण बहुत जरूरी है। विशेष रूप से अगर आप एक ही खेत में कई तरह की फसलों को लेना चाहते हैं और इस प्रकार से आप फसलों का इस्तेमाल करते हैं
जैसे अगर आप गन्ने के खेत में मक्का की फसल को लगाते हैं तो मक्के की फसल पहले हो जाती है और साथ ही वो मिट्टी को उर्वर बनाए रखने में भी विशेष रूप से भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से लोबिया की फसल होती है। लोबिया का इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में भी किया जा सकता है और लोबिया जो होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के अंतर्गत भी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। तो एक ही खेत में आप गन्ने की फसल भी ले रहे हैं, लोबिया की फसल भी ले रहे हैं, या गन्ने की फसल ले रहे हैं और उसके साथ मक्के की फसल ले रहे हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में भी आप सक्षम हैं। इस प्रकार से आप चीजों को अगर आगे बढ़ाएं तो किसानों की आय भी बढ़ेगी, मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखेगी और सतत कृषि को भी इस तरह की प्रैक्टिसेस बढ़ावा देती हैं। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करना विशेष रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाता है। सोच चयनित जिलों में किसानों को लघु और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इस प्रकार से ये 24,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगी और जो 100 जिले हैं जो विशेष रूप से कृषि उत्पादकता में पिछड़े हुए हैं वहां पर कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही दालों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की शुरुआत हुई है। इस योजना की अवधि कितनी है? लगभग 6 साल। इस योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की जो घोषणा है वो बजट 2025-26 में की गई थी और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की थी और अब इसको लागू किया जाएगा 2025-26 से 2030-31 की अवधि मानिए और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को भी 2025-26 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा और इसके अंतर्गत भारत की दालों के आयात पर निर्भरता न रहे और भारत पूरी तरह से अपनी दालों की आवश्यकता घरेलू स्तर पर ही पूरा करे, इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि वर्ष 2030-31 तक क्या किया जाए, 2030-31 तक भारत में दालों के उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना होगा। इतना ही नहीं, दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि भारत जिस क्षेत्र में जितने हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में दालों का उत्पादन हो रहा है उस क्षेत्र को भी बढ़ाया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030-31 तक जरूरी है कि भारत 310 लाख हेक्टेयर तक दालों के उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाए, 310 लाख टन तक। तो ये दो महत्वपूर्ण लक्ष्य इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में 11,440 करोड़ रुपए की लागत से इस मिशन को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है दालों की उत्पादकता को बढ़ाना, खेती क्षेत्र का विस्तार करना, जैसा कि आपने देखा है। साथ ही इस क्षेत्र में भंडारण की व्यवस्था को भी प्रॉपर बनाना है, उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की जो मूल्य श्रृंखला है उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा ताकि दालों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता के साथ साथ उनका जो नष्ट होने की प्रक्रिया है, खराब होने की प्रक्रिया है, उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके, भंडारण और प्रसंस्करण हानि में कमी लाई जा सके। अन्य परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री ने कृषि योजनाओं की जो इतनी शुरुआत की है उसमें अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की जो परियोजनाएं शुरू की हैं उनका जो टोटल वैल्यू है, इनके अलावा जो हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और जो मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस के अलावा 5,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है जो कृषि से जुड़ी हुई है, पशुपालन से जुड़ी हुई है, मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई है। पिछले 11 वर्षों में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने लगातार कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे कृषि निर्यात पिछले 11 वर्षों में लगभग दोगुना हुआ है, अनाज उत्पादन में लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, फल और सब्जी उत्पादन में भी 640 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है, दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, मत्स्य पालन यानी एक तरह से मछली उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। साथ ही नई उर्वरक कंपनियां जो भारत में स्थापित हुई हैं उनकी संख्या 6 है और 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं ताकि किसानों को जिस मिट्टी में वो अपनी फसल उगा रहे हैं उस मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके, अलग अलग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में सही जानकारी हासिल हो सके और किस उर्वरक की मृदा को आवश्यकता है उसका निर्धारण करके बेहतर फसल उत्पादन किसान कर सके। तो लगातार ये प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है।
किसानोन्मुख पहले लगातार की गई हैं। कृषि बजट में 6% की वृद्धि हुई है। जीएसटी में भी कमी से ग्रामीण भारत को विशेष रूप से लाभ होगा। आप जानते हैं कि जीएसटी में हाल ही में सुधार सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जो 28% के दायरे में आती थी, उन्हें 18% के दायरे में लाया गया है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जो 12% के दायरे में थी, उन्हें 5% के दायरे में लाया गया है। एक प्रकार से चार जो सामान्यतः 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब माने जाते थे, चार मुख्य स्लैब माने जाते थे। हालांकि बहुत सी वस्तुएं 0% में भी आती हैं। तो जो मुख्य स्लैब थे 5%, 12%, 18% और 28%, तो अब घटा करके 2 स्लैब कर दिए गए हैं। कुछ हानिकारक वस्तुओं को जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो 40% पर रहेंगी। किसानों को गेहूं चावल से आगे फसलों में विविधता लाने का भी आग्रह सरकार के द्वारा लगातार किया गया है। योजना के तहत 100 कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों को रूपांतरित करने का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 3,90,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,83,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को हुआ है और सरकार ने रबी फसलों के एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है। आरटीआई के 20 वर्ष हो चुके हैं। आरटीआई अधिनियम कब आया था, कब लागू हुआ था? 2005 में आया था, अक्टूबर में यह लागू हुआ था 2005 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि आम नागरिकों की सरकारी क्षेत्रों तक जानकारी आम नागरिकों को भी हो, उसकी पहुंच को एस्टेब्लिश करना, यानी सभी नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंच एस्टेब्लिश करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। एक प्रकार से इसका उद्देश्य था कि सरकारी योजनाओं के निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और सरकारी जो काम है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता से हो। ये सुनिश्चित करने के लिए ही वर्ष 2005 में आरटीआई अधिनियम लाया गया था। आरटीआई ने जांच और जवाबदेही की क्षमता नागरिकों को प्रदान की थी और यही सरकार द्वारा इसकी कहीं ना कहीं सरकारी जो एक पक्ष है उसके द्वारा आलोचना का भी कारण बना था कि अगर सरकार पर नागरिकों का बहुत बड़ा दबाव रहेगा तो इससे पॉलिसी निर्माण प्रभावित हो सकता है, क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है। और यही कारण है कि कई बार इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिली है कि आरटीआई आवेदन करने के बाद बहुत लंबित समय से, बहुत देर से उसके जवाब आते हैं, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो जाता है। आरटीआई ने कई महत्वपूर्ण स्कैम्स का खुलासा किया है, जैसे आदर्श हाउसिंग घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, ब्लैक मनी घोटाला। इन सारे घोटालों को उजागर करने में आरटीआई अधिनियम की विशिष्ट भूमिका रही है। इसके अलावा इसने इन्वेस्टिगेटिव जो पत्रकारिता है, अन्वेषणात्मक जो पत्रकारिता है, डिजिटल सक्रियता को भी बढ़ावा दिया है और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता को भी इसने बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से आपने देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण मामले में जिसमें अफरोज आलम साहिल ने स्वास्थ्य क्षेत्र से आरटीआई के जरिए दवाओं की कीमतों में जो आवश्यक दवाएं हैं, जो 315 के आसपास आवश्यक दवाएं हैं, उनकी कीमतों में 70% तक की कमी करवाने में सफलता प्राप्त की थी। आरटीआई अधिनियम का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 4। ये सरकारी निकायों को महत्वपूर्ण जानकारी का सक्रिय प्रकाशन करना अनिवार्य बनाता है और ये आरटीआई अधिनियम की जान के रूप में, उसके एक महत्वपूर्ण फीचर के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि यही सुनिश्चित करता है कि जानकारी तक पहुंच, सरकारी जानकारी तक पहुंच आम नागरिक की हो और सरकारी जवाबदेही तय हो। कुछ राज्यों ने महत्वपूर्ण आरटीआई के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रदर्शन किए हैं, आरटीआई के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। आरटीआई के अंतर्गत उनका जो प्रदर्शन है वो बेहतर है और इसमें 2 उदाहरण है महाराष्ट्र और गुजरात के। जैसे महाराष्ट्र ने क्या किया कि जो आवेदन आते हैं और जो जवाब दिए जाते हैं उसके आधार पर पूरा एक डेटाबेस तैयार किया और डेटाबेस तैयार करने से बहुत से लोगों को आसानी तैयार हो गई, क्योंकि जब वो किसी भी जा करके सर्वर पर जाते थे और कोई भी सूचना डालते थे तो उसके बारे में उनको सूचना प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि आवेदन और दिए जाने वाले जवाब का एक पूरा डेटाबेस उसने तैयार किया। तो कोई कीवर्ड आप डालेंगे तो उससे संबंधित सारी सूचना उसके पास आ जाती थी, किसी भी आवेदनकर्ता के पास। तो महाराष्ट्र का ये एक महत्वपूर्ण सुधार था। गुजरात ने भी बहुत अच्छी तरह से आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन में भूमिका निभाई है और वर्ष 2018 तक आरटीआई के बारे में ये माना जाता है 2018 तक लगभग 10,000 आरटीआई के जो मामले हैं वो उसने निपटाए थे
और किसी भी तरह का बैकलॉग वर्ष 2018 तक नहीं था। गुजरात का भी। साथ ही गुजरात ने सरल प्रकार की आरटीआई प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया था। प्री फ्रंट पेज, फोटो एक्सेस और शिकायत निवारण के क्षेत्रों में विशेष रूप से गुजरात ने महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया था। लेकिन आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन में कई तरह की कानूनी बाधाएं रही हैं। विशेष तौर से 2019 में सरकार ने जो आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया था और संशोधन करके सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, उनका वेतन, उनकी सेवा शर्तें इस प्रकार से निर्धारित की थी कि उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप निर्धारित हो गया था। इससे ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं सरकारी हस्तक्षेप आरटीआई में एस्टैब्लिश हुआ और उसकी जितनी प्रभावकारिता होनी चाहिए थी वो कम हो गई, पारदर्शिता उसकी कम हुई। इसी प्रकार से डेटा अधिनियम के माध्यम से भी आरटीआई में संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो एक सार्वजनिक हित प्रावधान है, जो सार्वजनिक हित का मुद्दा है वो बैक एंड पर गया। सार्वजनिक हित का प्रावधान हटाया गया और इससे पारदर्शिता कम हुई। इस अधिनियम के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को निर्धारित करने में कहीं ना कहीं मुश्किलें आने लगी। संस्थागत सुस्ती भी एक महत्वपूर्ण चुनौती रही, निष्क्रियता एक महत्वपूर्ण चुनौती रही। वर्ष 2022 तक 3,14,000 से ज्यादा अपीलें लंबित थीं। कई राज्य सूचना आयोग जैसे झारखंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना निष्क्रिय या अक्षम की तरह, इस प्रकार से वो पूरी तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनमें ज्यादा निष्क्रियता झलकती है। इन राज्यों के राज्य सूचना आयोग में 2015 से 2023 में केवल 4% पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को दंडित किया गया और सेक्शन 8 का जो अत्यधिक उपयोग किया गया और तकनीकी कारणों से आरटीआई अस्वीकृत की गई। सेक्शन 8 का प्रयोग करके, आरटीआई अधिनियम की सेक्शन 8 का प्रयोग करके बहुत सी आरटीआई को निरस्त कर दिया जाता है क्योंकि उसमें इस प्रकार के आधार उपलब्ध कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हो जाते हैं। जागरूकता और पहुंच की कमी की बात करें तो ग्रामीण भारत में केवल 12% और शहरी क्षेत्रों में केवल 30% लोग ही आरटीआई से अवगत हैं और आवेदन प्रक्रिया जटिल होने के कारण या बहुभाषी विकल्प की कमी होने के कारण या डिजिटल साक्षरता की कमी होने के कारण आरटीआई का जितना प्रभाव होना चाहिए वो उतना प्रभाव नहीं दिखाई देता है। आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल रहा है क्योंकि अलग अलग समय पर हमने देखा है कि 2005 से अब तक 51 आरटीआई कार्यकर्ता मारे गए हैं और 300 से ज्यादा को परेशान किया गया है या उन पर हमला किया गया है। इनके प्रोटेक्शन के लिए जो विशिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 लाया गया था, इसके लागू होना, ये एक्ट लागू होने में कमजोर रहा है और सुरक्षा अपर्याप्त ही बनी रही है आरटीआई कार्यकर्ताओं की। इसलिए सुरक्षा उपायों में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि आरटीआई उपयोगकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को लगातार शारीरिक हिंसा, धमकी और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें सुझाव यही है कि जो आरटीआई के सामने चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए। सूचना आयुक्तों के लिए एक निश्चित कार्यकाल और वेतन को निर्धारित किया जाना चाहिए। सेक्शन 8 का दुरुपयोग करके जो आरटीआई को निरस्त किया जाता है उस प्रक्रिया पर भी एक निर्बंधन लगाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। आरटीआई आवेदन को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी, आरटीआई आवेदन को ज्यादा से ज्यादा सरल, बहुभाषी और ऑफलाइन विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए, सरल बनाया जाना चाहिए, बहुभाषी बनाया जाना चाहिए और आरटीआई आवेदन के लिए एक ऑफलाइन विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। कई बार अगर ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है और ऑनलाइन माध्यम से किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आरटीआई आवेदन उससे प्रभावित होता है। डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण जागरूकता अभियान भी जरूरी है क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कम है या ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड की स्थिति ज्यादा है तो वो किस प्रकार से आरटीआई आवेदन करने में सहज होंगे। इसलिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि डिजिटल माध्यम से आरटीआई आवेदन करके सरकारी जानकारी तक पहुंच एस्टैब्लिश करके सरकारी अधिकारियों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जा सके ताकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो सके। जालसाजी वाले आरटीआई के लिए मानक या फिल्टर लागू करना जरूरी है। इस बात का निर्धारण करना जरूरी है कि कौन सी आरटीआई ऐसी है जो जालसाजी से जुड़ी हुई है, यानी वास्तव में जानकारी या जवाबदेही एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि अपने आप में एक जालसाजी के खेल का हिस्सा है।
इसके उदाहरण के रूप में दो महत्वपूर्ण राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र ने जिस प्रकार की प्रैक्टिसेस अपनाई हैं उसको अपनाने की आवश्यकता है दूसरे राज्यों को भी। और आरटीआई को पुनर्जीवित करने से ये नागरिक संचालित शासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुनिश्चित निश्चित रूप से करेगी। आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में इससे जुड़ा हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन 17 अक्टूबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और उद्देश्य क्या है, विकसित भारत का जो सपना है वर्ष 2047 तक, उसे जमीनी स्तर पर विशेष तौर से विकसित भारत के सपने को आप तभी साकार कर सकते हैं जब आदिवासी समाज के लोगों को भी मुख्य धारा में ले आए। तो विकसित भारत का सपना जो वर्ष 2047 तक भारत ने देखा है उसमें आदिवासी समाज मुख्य धारा में शामिल होकर के आए और मुख्य एक महत्वपूर्ण विकास का वाहक बने। इसके लिए जरूरी है कि वहां पर शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर किस प्रकार से किया जाएगा, जैसे इसके लिए सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की, आदि कर्मयोगी अभियान। अब इस अभियान का आदि कर्मयोगी अभियान, अब ये किस प्रकार का अभियान है, ये क्या करेगा, आदिवासी ऐसे जिले जहां पर आदिवासी बहुल जिले और जहां पर आदिवासियों की संख्या है, तो ऐसे 500 जिले हैं और इन 500 जिलों के 1 लाख गांवों की पहचान की गई है। तो इन 1 लाख गांवों में लगभग 20 लाख कर्मयोगियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर जनजातीय क्षेत्रों में उतार सके। सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो जनजातीय क्षेत्रों में बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतार सके। इसके लिए 20 लाख कर्मयोगियों को, लगभग 20 लाख कर्मयोगियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास का या जनजातीय क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप ये भी मानिए कि सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जैसे अब ये तो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है ही, एक है पीएम जनमन। पीएम जनमन क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये क्या है, आप ये भी जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में या जनजातियों में बहुत सी जनजाति ऐसी हैं जो अन्य जनजातियों से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, शिक्षा के मानकों पर, स्वास्थ्य के मानकों पर, या उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। तो ऐसी जनजातियों के की हमने पहचान किसके रूप में की है, पीवीटीजीज के रूप में पहचान की है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। इनके उत्थान के लिए, इनके शिक्षा के विकास के लिए, इनके स्वास्थ्य के विकास के लिए यहाँ पर स्वच्छता और पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की गई है। इसी प्रकार से धरती आबा अभियान आपने सुना होगा। धरती आबा, बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था। तो जनजातीय क्षेत्रों में ये एक महत्वपूर्ण अभियान है उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए। समग्र विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें आ जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के संपूर्ण विकास को वर्ष 2047 तक सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। और विशेष रूप से आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उत्तरदायी और नागरिक नेतृत्व वाले शासन को आदिवासी क्षेत्रों में एस्टैब्लिश किया जाए। जो ये कार्यक्रम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपका आदि कर्मयोगी अभियान की, ये जनजातीय गौरव वर्ष जो कि 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 के बीच मनाया जा रहा है, उसके तहत आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, जनजातीय समुदायों के योगदान, नेतृत्व और सुदृढ़ता को सुनिश्चित करना। जब जनजातीय क्षेत्रों में इतने बड़े स्तर पर कर्मयोगियों का प्रशिक्षित किया जाएगा तो सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और ये जनजातीय ग्राम विजन 2030 पर भी विशेष रूप से फोकस करेगा। और इन सारी चीजों पर चर्चा कहां पर हो रही है, आदि कर्मयोगी अभियान से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, उस वहां पर इससे जुड़ी हुई सारी बातें हो रही हैं। और
वर्ष 2047 तक किस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों को विकसित करना है, वर्ष 2030 तक किस प्रकार से अलग अलग चीजों पर फोकस करना है, उसका विजन क्या होना चाहिए, इस सारी चीजों पर बात हो रही है। जैसे 50,000 से ज्यादा ग्राम कार्य योजनाओं से नीति और कार्यान्वयन रूपरेखा तैयार करना इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है। इसमें 5 विषयगत समूह हैं, 5 विषयों पर विशेष रूप से फोकस है। शिक्षा और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, अवसंरचना यानी आवास, बिजली, सड़क और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, शासन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण, संस्था इंस्टीट्यूशंस का इस प्रकार से सुदृढ़ीकरण करना ताकि वो सही तरीके से सारी योजनाओं को धरातल पर उतार सके। और ये सारे विषयगत जो समूह है वो केंद्रीय सचिव स्तर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इन सारी चीजों की अलग अलग विषय की एक केंद्रीय सचिव स्तर का अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इसकी अध्यक्षता करेगा। सम्मान समारोह और आदिवासी ग्राम विकास यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमन, धरती आबा अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में अभी हमने बात की थी। तो प्रधानमंत्री जनमन है, इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय, राज्य और जिला कौन है उसे सम्मानित किया जाएगा। धरती आबा अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य, किस राज्य ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, किस जिले ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, उसको सम्मानित किया जाएगा। आदि कर्मयोगी अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला कौन सा है, साथ ही राज्य मास्टर प्रशिक्षक कौन है, आदि साथी और आदि सहयोगी जैसे कॉन्सेप्ट को ला करके एक पूरा पुरस्कार वितरण समारोह भी बनाया गया है। पुरस्कार वितरण व्यवस्था भी डेवलप की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लागू करने के अंतर्गत, उनके विकास को सुनिश्चित करने के अंतर्गत। आदिवासी ग्राम विजन 2030 कार्य योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्राम स्तरीय प्राथमिकताएं तय की गई हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, समावेशन और अवसंरचना जैसे विषयों से जुड़ी हुई है। 56,000 से ज्यादा ग्राम कार्य योजनाएं और 53,000 आदि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं जो ग्राउंड लेवल पर सारे कामों को करेंगे, सरकार की योजनाओं को एक तरह से धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य है 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर आप जानते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। टोटल कुल मिलाकर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 36 हैं। तो इन 36 में से 30 राज्य और या केंद्र शासित प्रदेशों में 11.5 करोड़ जनजातीय नागरिकों को सशक्त बनाना इस पूरे अभियान का उद्देश्य है। इसमें एआई संचालित आदिवाणी ऐप के माध्यम से वास्तविक समय बहुभाषी संचार का भी प्रयोग किया जाएगा। भारत सरकार एक ऐप तैयार कर रही है जिसका नाम है आदिवाणी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेटेड है। इसमें क्या कर रहा है कि आप इस ऐप के माध्यम से आदिवासी समुदाय के साथ उसी की भाषा में बात कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आदिवासी किस भाषा का प्रयोग कर रहा है और उसका मतलब क्या है। आप न केवल अपनी बात उसे समझा सकते हैं, उसकी बात भी ठीक तरीके से समझ सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण ऐप है जिस पर अभी काम चल रहा है और बहुभाषी संचार के रूप में ये काम करेगा। तो सही उनकी सारी बातों को समझने और उनके अनुरूप आदिवासी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में ये कहीं ना कहीं बहुभाषी संचार विशिष्ट भूमिका निभाने वाला है। आदि कर्मयोगी अभियान और नेतृत्व के बारे में अगर हम बात करें तो इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर 2025 को धार, मध्य प्रदेश से हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी नेतृत्व मिशन है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। ये वही जानकारी है जो अभी आपको दी गई है। 20 लाख से अधिक अधिकारियों, महिलाओं, आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित करना, जनजातीय हितों के प्रति संवेदनशीलता, योजनाओं का समन्वय, 1 लाख आदिवासी गांवों में सहभागी शासन की स्थापना करना इसका मुख्य फोकस है। और विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसकी ओर सशक्त, समावेशी और नागरिक केंद्रित शासन आदिवासी क्षेत्रों में एस्टेब्लिश करने की कोशिश इसके माध्यम से की जाएगी। अब इन सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न क्या है, भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। अगला प्रश्न है, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 के तहत क्या अनिवार्य है, सूचना आयुक्तों का चयन, महत्वपूर्ण जानकारी का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन, आरटीआई कार्यकर्ता की सुरक्षा या आरटीआई के लिए ऑनलाइन आवेदन।
आदि कर्मयोगी अभियान 2025 का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं धार मध्य प्रदेश, विज्ञान भवन नई दिल्ली, लखनऊ उत्तर प्रदेश या भोपाल मध्य प्रदेश। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।